हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का जो नया लेक्चर है वो देखेंगे। इसके पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। क्या क्या उसमें एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्या और पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है, और फिर डोमेन सिस्टम एक जो कार्ल लुईस ने दिया था वहाँ पे पढ़ के ख़त्म कर दिया था। अब बाकी बचे चैप्टर में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बचा हुआ चैप्टर है उसके अंदर जो 5 किंगडम्स हैं, ठीक है, उसमें एक एक किंगडम लेकर के हर एक किंगडम को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे किंगडम के डिस्क्रिप्शन से बनते हैं। तो हम आज से उन्हीं 5 किंगडम्स की जो स्टडी है वो करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो डिटेल में हमें किंगडम पढ़ने हैं वो है बेसिकली किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। बाकी प्लांट किंगडम एक कंप्लीट न्यू चैप्टर है, एनिमल किंगडम भी एक कंप्लीट चैप्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो उन दो किंगडम्स को हमें एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना है, तो हमें पता चल जाता है कि अपनी जो डेप्थ है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए इन सभी किंगडम्स के लिए, क्योंकि ये 3 किंगडम का यहाँ पर जो फंजाई तक है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और प्लांट और एनिमल किंगडम के लिए क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा वास्ट हैं, एडवांस्ड हैं, तो इसलिए उनको अलग से एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें किंगडम बताया है दैट इज़ किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा से हम क्या समझते हैं? किंगडम मोनेरा जैसे हम रिकॉल करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हमें यहाँ समझ में आता है कि जो किंगडम मोनेरा है इसमें बैक्टीरिया या बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड है। ठीक है, इन सभी ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फॉर्म है, वो सिमिलर है। ठीक है, दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दे ऑल आर यूनिसेलुलर, और उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है वो सभी में, सभी ऑर्गेनिज्म की ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना किंगडम मोनेरा का डिस्कशन। तो किंगडम मोनेरा जैसे ही हमारे दिमाग में आए तो हमारे दिमाग में बैक्टीरिया आना चाहिए, है ना। और ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है बैक्टीरिया का। ठीक है, और इस किंगडम में आने वाले ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का जो सेल है वो इसी तरीके का दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ठीक, तो चलो थोड़ा कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं उसी को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड किए गए हैं, है ना, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड किए गए हैं दे आर ऑल प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म जो इसमें प्लेस्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, और सभी क्या हैं? यूनिसेलुलर है। ऑल आर प्रोकैरियोट्स एंड ऑल आर यूनिसेलुलर। कोई भी यहाँ पे मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड कोई भी एनोमली नहीं है, कोई भी कंट्रोवर्सी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्लेस किए गए हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्लेस किए गए हैं इस किंगडम में, किंगडम मोनेरा में, वो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली बैक्टीरिया हैं। ठीक है, या फिर बैक्टीरिया लाइक है। ठीक है, जब मैं अगर तुमको बोल रहा हूं बैक्टीरिया, ठीक, जब मैं तुमको बोल रहा हूं बैक्टीरिया और फिर बोल रहा हूं बैक्टीरिया लाइक, ये बैक्टीरिया लाइक, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? तो जो बैक्टीरिया होगा वो स्ट्रिक्टली इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ होगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे दिख रहा है और जो स्ट्रक्चर आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया लाइक होंगे उनमें
बहुत हद तक ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस होंगे, कुछ अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ स्ट्रक्चर नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। ठीक, और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म के बारे में, या कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके जो बैक्टीरिया लाइक हैं उनके नेम मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया, या जिन्हें हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, याद आ रहा है कि नहीं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, या ब्लू ग्रीन अलगी, साइनो, ये एन है भाई, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं इनको। देन इसी में आते हैं अपने पास रिकेट्सिया। सबके बारे में अच्छे से समझाऊंगा तो मैं कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, रिकेट्सिया आता है इसमें। फिर इसी में आते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा नाम के ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें। और इसमें आते हैं अपने पास एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, ये नेम है। अभी अपने को क्या, ये नेम थोड़े से दिमाग में चल जाने चाहिए, तो मैं बता दे रहा हूँ तुमको अभी से नाम, जिससे आगे हम जब पढ़ेंगे तो एटलीस्ट नाम से फेमिलियर हो। बाद में वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में बहुत इजीली तुमको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म में जिन ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हैं साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ठीक है, अब बैक्टीरिया के ऊपर वापस आते हैं। तो कई साइंटिस्ट बैक्टीरिया को ना दो इसमें डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं कि भाई जो एकदम ही पुराने बैक्टीरिया जो डोमेन में डिस्कस किए थे, एकदम एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में भी जो एकदम पुराने बैक्टीरिया हुए जिनका सेल इतना भी एलोबरेट नहीं है, इससे भी सिंपल है। ठीक है, उन बैक्टीरियाज को बोला जाता है आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, आर्के बैक्टीरिया। आई होप तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा होगा, कोई ऐसे गड़बड़ नहीं हो। तो अगर हो रहा है तो चलो अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं और अलग से यहाँ पे समझ लेते हैं ना, समझने की कोशिश करना बस, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बैक्टीरिया, तो कई लोग बैक्टीरिया को ना दो टाइप्स में स्प्लिट कर लेते हैं। एक बोलते हैं जो एकदम पुराने बैक्टीरिया है, एकदम एशियन टाइम के, ठीक है, उनको टर्न कर देते हैं आर्के बैक्टीरिया। और जो आर्के बैक्टीरिया के बाद थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हो गए, थोड़े से और वाइडली स्प्रेड हो गए, अलग अलग जगह फैल गए, ठीक, तो उनको बोला जाता है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब कहीं पे भी आया है तो आप समझिए ट्रू। ठीक है, ट्रू यानी वेल डिफाइंड। ठीक है, यू मीन्स क्या होता है, ट्रू या वेल डिफाइंड। ठीक, अब आर्के बैक्टीरिया मतलब एकदम एशियन थे, एकदम पुराने, एंसेस्ट्रल, एकदम सिंपलेस्ट सेल ये रहे होंगे, तो ये सबसे सिंपलेस्ट माने जाते हैं और इनको एंसेस्ट्रल माना जाता है। एकदम ग्रैंड ओल्ड मैन समझ लो, ऐसे एकदम एंसेस्ट्रल। ठीक है, और ये अपना चुपचाप से अर्थ पे कहीं कहीं पे ही पाए जाएंगे, एकदम लिमिटेड जगह पे, हर जगह पे भी नहीं है। और तुमको जान के हैरानी होगी कि आर्के बैक्टीरिया उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे कोई रहने की भी नहीं सोच सकता। ठीक है, यानी इतने एक्सट्रीम जगह पे, इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं जहाँ पे कोई और रहने की नहीं सोच सकता। ठीक है, वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं आप सोच के देखिए। तो एकदम हाई टेम्परेचर पे रह लेंगे ये। ठीक है, एकदम एसिडिक पीएच, इन पे एसिड डाल दो मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, एकदम एसिडिक पीएच पे भी रह सकते हैं ये। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस, जहां वॉल्केनो ना लावा फूटता है वॉल्केनो का, उस लावा तक में ये रह सकते हैं। ठीक है,
तो ये एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल भी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं इसको? एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमो का मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन। अगर टेम्परेचर की बात करो तो एकदम हाई टेम्परेचर या एकदम लो टेम्परेचर जहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। पीएच की बात करो तो एकदम हाई पीएच या एकदम लो पीएच जिसमें कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, उस एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी ये आर्के बैक्टीरिया रह लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल। ठीक है, PHILE। आगे से कहीं पे भी ये टर्म आए, ठीक है, फाइल या फिलिक, तो समझ लीजिएगा ये होता है कुछ अट्रैक्शन से एसोसिएटेड। ठीक है, अट्रैक्शन या लविंग। तो ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, यानी कि ये लव करते हैं ऐसी कंडीशंस को जिसको कोई लव नहीं कर सकता, यानी ये पसंद करते हैं उन सिचुएशंस को, उन हैबिटेट्स को, उन रहने वाली जगहों को जहाँ पे कोई और नहीं रह सकता। ठीक है, और ये क्या है, इन्हें एंसेस्टर माना जाता है। मोनेरा में जो एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं आर्के बैक्टीरिया। ठीक, और उनसे इवॉल्व हुए यू बैक्टीरिया जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हुए, अपने नेचर में अडेप्ट किया उन्होंने, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे फैल गए हैं। ठीक है, हर जगह पे आपको ये मिलेंगे यू बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये आपको किंगडम मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसमें बैक्टीरिया आएंगे। बैक्टीरिया में दो कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है अपने पास जानना, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स हैं मोनेरा के, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में ही सिर्फ फिक्स हो गए हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में ही रहते हैं, वहीं पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उनसे इवॉल्व हुए यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरियाज है, जिनके बारे में हम एक्चुअली में यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, और फिर हमने देखा कि इसमें सर्टेन बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, इस पे सर्टेन बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ठीक, इन बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स में कुछ नाम मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस करे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, उनके बारे में डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे अपने चैप्टर में। तो नाम क्या क्या है, एक तो साइनोबैक्टीरिया है, रिकेट्सिया है, माइकोप्लाज्मा है, एक्टिनोमाइसीटीज है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जितना आपको जानना चाहिए उतना बताऊंगा। ठीक है, और यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इस स्लाइड पे बने हुए इस डायग्राम की तरफ आते हैं, थोड़ा सा उसको और क्लियरली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये जितनी चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये डायग्राम अपने पास बैक्टीरिया का दिख रहा है। तो बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है ना, एकदम सबसे बाहर, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने जो एकदम बाहर की लेयर है, ये देखो, ये एकदम बाहर की लेयर हो जाएगी ना, ये वाली, ये लेयर एकदम बाहर की है। तो ये लेयर को ये लोग बोल रहे हैं कैप्सूल। क्या बोल रहे हैं इसको? कैप्सूल। यानी ये जो बना हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है? कैप्सूल है। इसको ये बोल रहे हैं कैप्सूल। ठीक, एक्चुअली में ये जो कैप्सूल है, यानी जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया एक टर्म कैप्सूल, लेकिन एक्चुअली में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ बैक्टीरिया, उसके लिए हम लोग टर्म करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या टर्म देते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, और ग्लाइकोकैलिक्स में वन ऑफ द फॉर्म है, एक फॉर्म है उसका कैप्सूल। दूसरा फॉर्म क्या है जानने के लिए थोड़ा वेट कर लो। ठीक, अब कैप्सूल के अंदर घुसेंगे जैसे ही वैसे ही अपने को नेक्स्ट लेयर मिलेगी, दैट इज सेल वॉल। जैसे ही हम कैप्सूल के अंदर जाएंगे, यानी ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जाएंगे, हमें नेक्स्ट लेयर क्या दिख रही है? सेल वॉल। ये रिजिड स्ट्रक्चर, ये रिजिड लेयर, दिस इज योर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ठीक, अब तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम आए, सबसे बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? कैप्सूल दिख रहा है, यानी ग्लाइकोकैलिक्स।
सेकेंड नंबर पे हमें क्या दिख रहा है, सेल वॉल दिख रहा है। अब और अंदर जाएं तो हमें मेम्ब्रेन दिखेगी, ठीक है, एक झीनी सी, एक थिन सी, पतली सी, एक शीट जैसी मेम्ब्रेन दिखेगी जिसे हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ये थर्ड नंबर पे आएगी बाहर से अंदर आने के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में इन्होंने इस लेयर को ये सिंगल ब्लैक लेयर के फॉर्म में दिखाया है, ठीक। लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन की खासियत होती है कि ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड होती है, कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती, ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड होती है, ये इस तरीके से। तो ये अंदर की तरफ इसकी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड रहती है। तो ये हमने इसके लेयर्स की बात कर ली है ना, ये इसके लेयर्स की बात कर ली। तो इसके लेयर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ गए? सबसे बाहर से अंदर आए तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आया, ठीक है। अब इसी के ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, वॉल है, या हम बोलें कि भाई इसका जो एनवलप है ना, इसका जो एनवलप है, ये जो बाहर से इसे कवर करके रख रहा है, उस एनवलप में लगे हुए अटैच्ड और स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर देखें तो उसी से अटैच है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये बड़े से दो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फ्लैजिलम, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम का काम क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, ये फ्लैजिला की हेल्प से क्या कर पाते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं, यानी ऐसे ऐसे ये फ्लैजिला मूव करेगा, ठीक है। मान लो अगर ये पानी में है, ठीक, अगर ये पानी में है तो पानी को ऐसे मूव किया तो ये आगे बढ़ गया, ठीक। तो इस तरीके से ये अपने फ्लैजिलम की हेल्प से मूवमेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब इसी एनवलप पे अटैच तुमको और फ्लैजिला से छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, फ्लैजिला से छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं पिलाई, ठीक। ये पिलाई का यूजुअली काम होता है एक तरीके के रिप्रोडक्टिव मेथड में इसकी हेल्प करना, ठीक है, एक तरीके के रिप्रोडक्टिव मेथड में इसकी हेल्प करना। वो रिप्रोडक्टिव मेथड क्या है उसमें मैं बताऊंगा तुमको आगे चल के, वो सारे डिस्कशन डिटेल में यहाँ पे आप अपन पढ़ने वाले हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड होने वाला है जिसमें पिलाई इन्वॉल्व होगा, उसमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ता है, और वो पकड़ता किससे? पिलाई की हेल्प से, ठीक है। किससे पकड़ता है? पिलाई की हेल्प से। तो पिलाई का काम क्या होता है? अटैचमेंट विद द अनदर बैक्टीरिया, ठीक है, अटैचमेंट विद द अनदर बैक्टीरिया। तो वो जो पिलाई है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में काम करता है, और रिप्रोडक्शन में क्या करता है? दूसरे बैक्टीरिया को ये पकड़ता है, इसीलिए इसको सेक्स पिलाई भी बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको सेक्स पिलाई भी बोला जाता है, ठीक। इसके बाद अब इसके सेल के अंदर चलते हैं। तो सेल के अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे क्या कि बहुत सारा फ्लूइड सेल के अंदर भरा हुआ है, ठीक, और उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। भाई साइटो मीन्स सेल, साइटोन टर्म कहीं पे भी आया है समझ लो आज से कि उसका मतलब क्या है? सेल है, ठीक है। और प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। प्लाज्मा का मीनिंग क्या होता है? फ्लूइड, क्लियर। देन इसमें हम क्या देख रहे हैं? क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स यूजुअली क्या होते हैं? दे आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का मतलब हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल, यानी हमारी बॉडी में जितने भी करेक्टर्स हैं वो सभी करेक्टर्स प्रेजेंट हैं जीन्स की वजह से। जीन एक टर्म होता है ना, जीन याद रखिएगा, आगे एक्सप्लेन होगा सब कुछ, ठीक है। और वो जीन प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो डीएनए बेसिकली एक केमिकल है, ठीक है, और ये केमिकल हमारे करेक्टर्स, हमारे बिहेवियर्स, इनमें जो जैसा भी हम शो करते हैं ये सब कुछ हमारे डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। और यही डीएनए हम ट्रांसफ़र करते हैं आगे वाली जनरेशन को, ठीक है। तो वही डीएनए केमिकल जब कंडेंस हो जाता है तो बनाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें इसका क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये इस जगह पर, ठीक है, ये इस जगह पर। अब इसके पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डीएनए है, ठीक है, जो इस जगह पे नहीं है। उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड।
उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। तो इस स्ट्रक्चर में अपन इतना ही समझे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अपन इतना ही समझे, तो यहाँ पे ये इतने ही काम का है, ठीक। इसका वेल लेबल्ड, ये तो बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है मोनेरा यानी बैक्टीरिया का, मैं इससे भी एडवांस स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के और डिटेल में जाके इसको डिस्कस। भाई यहाँ ये दिखाने का मतलब था तुमको सिर्फ एक बैक्टीरिया का सेल थोड़ा सा कट करके दिखाया जाए, ठीक है। आइए तो यहाँ पे हम फ्लोचार्ट बनाते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का पहले, और फिर समझते हैं उसके डायग्राम को थोड़ा सा। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है उसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ। तो ये मैंने सेल मेम्ब्रेन को रेफरेंस पॉइंट माना, ठीक है। अब मैं इस पूरे बैक्टीरियल सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला, स्ट्रक्चर्स आउटसाइड बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, एंड स्ट्रक्चर्स इनसाइड बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स inside bacterial cell membrane। तो मैंने इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है। पहला क्या कर रखा है, स्ट्रक्चर्स आउटसाइड बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, देन सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर्स इनसाइड बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। अब मैं डिस्कस करता हूं, यानी तुमको सिर्फ डिस्कस करने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे नोट करता हूं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपने पास आएगा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा ग्लाइकोकैलिक्स, ये एकदम आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर रहता है, ठीक। देन अगला स्ट्रक्चर आएगा अपने पास, बता सकते हैं आप, यस, ग्लाइकोकैलिक्स जस्ट अंदर, दैट इज सेल वॉल। यस, सेल वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है ना। तो एनवेलप में जो लेयर्स हैं उसमें ये 2 लेयर हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर एंड सेल वॉल जस्ट इनसाइड द ग्लाइकोकैलिक्स। देन सर्टेन अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अपने पास है सबसे पहला मूवमेंट के लिए जरूरी फ्लैजेला, ठीक है। सभी बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होगा, कुछ बैक्टीरिया में होगा और कुछ में नहीं होगा। जिनमें फ्लैजेला है वही बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते हैं, जिनमें फ्लैजेला नहीं है वो बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला स्ट्रक्चर होगा यहां पे पिलाई। पिलाई एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिन्हें हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पिलाई एक स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ठीक। और एक और स्ट्रक्चर मैं बताता हूं जो उस डायग्राम में मिसिंग था, दैट इज फिम्ब्रे, दैट इज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, लेकिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सबस्ट्रेटम, यानी किसी सरफेस के साथ अगर बैक्टीरिया को अटैच होना है तो फिम्ब्रे की हेल्प से होगा, मूव करना है फ्लैजेला की हेल्प से होगा, दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ना है रिप्रोडक्शन के लिए तो किसकी हेल्प से होगा, पिलाई की हेल्प से होगा, ठीक है। अगर मेरी शर्ट के ऊपर कोई बैक्टीरिया चिपका हुआ है, अटैच है, तो बताओ कौन से स्ट्रक्चर से अटैच होगा, यस, फिम्ब्रे से अटैच होगा वो,
समझे? अब तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर के हैं, है ना। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स, यानी पहले सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो इन स्ट्रक्चर के अंदर है अपनी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का यहां पे नेचर याद रख लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड, अंदर की तरफ वो फोल्डेड है, ठीक है, उसमें इनफोल्ड्स हैं, इनफोल्ड्स यानी इनफोल्डेड है, अंदर की तरफ फोल्डेड है वो, ठीक। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं, हमें पढ़ने चाहिए, बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं, उन्हें जानना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, दे आर, भाई कौन से हैं, तो एक है मीजोजोम, ठीक है, मीजोजोम के बारे में डिस्कशन है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे क्वेश्चंस सालों साल पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है, पूछते ही रहते हैं इन पे क्वेश्चंस, तो आगे डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पढ़ना रहेगा और इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज राइबोसोम। अगेन क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, बट स्टिल अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बैक्टीरिया के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे, क्या थोड़ा अलग चीज़ है, क्या है, कैसे है ना, राइबोसोम। देन एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड, आई होप तुमको याद रहा होगा, न्यूक्लियोइड हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार ये टर्म डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियोइड, NUC, दिस वन इज C, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, वो प्लेस है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, जहां पे डीएनए प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए प्रेजेंट होगा। क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो ये डीएनए खुला रहता है, तो जिस भी प्लेस पे डीएनए प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये उस डीएनए, उस क्रोमोसोम की बात हो रही है जिस डीएनए से, जिस क्रोमोसोम से बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल होने वाले हैं। यानी अगर ये वाला डीएनए बैक्टीरिया से निकाल दिया जाए तो बैक्टीरिया कुछ देर बाद इट विल डाई, वो मर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस प्लेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जहां पे लाइफ प्रोसेस कंट्रोलिंग डीएनए या क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। देन प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड भी एक्चुअली में कुछ बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उससे थोड़ा ज्यादा, यानी उससे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोइड के बाहर अगर कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसे वरदान के जैसा मानो, सब में नहीं मिलता है ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है, सब में नहीं मिलता ये क्रोमोसोम, तो ये वरदान के जैसे इसको आप ट्रीट करिए, ठीक है। कि कुछ बैक्टीरिया ने तपस्या करी, बोला कि भाई मेरे को एक काम करो कि भगवान प्रसन्न होगा इसकी तपस्या से, नीचे आए, बोला मुझे ना ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई मार नहीं पाए, मुझे एंटीबायोटिक्स लोग खा लेते हैं मेरे से बचने के लिए, तो मैं इस एंटीबायोटिक से ना मरूं, मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान ने बोला ठीक है भाई, बहुत देर से इसने तपस्या करी, चलो मैं इसको वरदान दे ही देता हूं आखिर, ठीक है। अब यानी वरदान का मतलब यहाँ क्या हुआ, उसको एक करेक्टर दे रहा है, कौन कैसा करेक्टर दे रहा है कि वो एंटीबायोटिक, पर्टिकुलर किसी एक एंटीबायोटिक से नहीं मरे, रेजिस्टेंस दिखा दे उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जो करेक्टर उसके अंदर आएगा, तो भगवान तो करेक्टर नहीं दे सकते ना, भगवान ने क्या दिया, क्रोमोसोम दे दिया कि भाई हाँ ये ले, ये क्रोमोसोम ले, ये तुम्हारे पास क्रोमोसोम आ गया, अब तुम्हें इस क्रोमोसोम से ऐसा करेक्टर मिल जाएगा जो कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस तुमको प्रोवाइड करवा देगा, है ना। अब ये सबके अंदर नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा ये वाला। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये उसके मेन क्रोमोसोम से अलग मिला उसको, ठीक है, एक्स्ट्रा मिला उसको, और इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हम लोग प्लाज्मिड टर्म कर देते हैं। और भी अच्छे से डिटेल में आगे जब पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन होगा तो समझाया जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है भाई। देन
म्यूजोसोम्स, राइबोसोम, न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड। इसके अलावा और क्या समझना है हमें यहाँ पे? तो इसके अलावा हमें यहाँ पे समझने हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, यानी अलग अलग सर्टेन स्ट्रक्चर जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बने हैं, ठीक है, उन्हें इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, समझ में आएगा आगे चल के। और क्रोमैटोफोर्स, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें कुछ कलर पिगमेंट प्रेजेंट है, क्रोमैटोफोर्स। क्लियर? क्रोमैटोफोर्स। तो इतने स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें समझना रहेगा। हमने क्या किया, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे इसको अपन ने डिवाइड किया 3 उसमें कैटेगरीज में, और रेफरेंस पॉइंट लिया क्या, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हो गए। एक structures outside the cell membrane, then cell membrane, and structures inside the cell membrane। ठीक है, तो ये इस तरह से। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक करके सभी स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन। तो आज हम कोशिश करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के स्ट्रक्चर के डिस्कशन को करने की। ठीक है, उसे और डिटेल में और क्लोजली एनालाइज करने की। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये अपना आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरियल सेल में। भाई ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ऑफ बैक्टीरियल सेल, आउटर मोस्ट लेयर। अब ये जो टर्म है ग्लाइकोकैलिक्स, इसमें यूजुअली एक टर्म तुमको दिख रहा है ग्लाइको। ठीक है, इस ग्लाइको का मतलब क्या होता है, इस ग्लाइको का मीनिंग क्या होता है, उस मीनिंग को अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो दिस ग्लाइको मीन्स स्वीट। ठीक है, नेचर वाला स्वीट नहीं, स्वाद वाला स्वीट। ठीक है, तो ये ग्लाइको का मीनिंग है स्वीट। तो ग्लाइको यानी स्वीट, ये क्यों बोल रहे हैं इसको? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ म्यूको पॉलीसेक्राइड। ठीक है, म्यूको पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो सेक्राइड बेसिकली जो होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीमर्स है दे आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, देखो आराम समझ जाओ, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स है ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, सिंपल शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर से तो बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ लिखा हो ना, शक्कर, शक्कर, शक्कर मीन शुगर। ठीक है, पॉली मीन्स उसका पॉलीमेरिक फॉर्म, तो ये पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है। ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड हल्का सा चिपचिपा है तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक, तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना होता है ये बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। ठीक है, नाम याद रखिए, म्यूकोपॉलीसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, देन अब अगर ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, अगर ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड ग्लाइकोकैलिक्स में एकदम रेगुलरली अरेंज है, एक सेट पैटर्न में अरेंज होता है ना, तो फिर हम उस ग्लाइकोकैलिक्स को बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो अब मैं 2 कंडीशंस यहां पे तुमको बता रहा हूं। पहली कंडीशन ये कि इफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड इज अरेंज्ड
इन अ वेल डिफाइंड या रेगुलर पैटर्न, ठीक है, वेल डिफाइंड या रेगुलर पैटर्न में अगर ये अरेंज है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न में अगर अरेंज है, वेल डिफाइंड या रेगुलर पैटर्न में अरेंज है अगर म्यूकोपॉलीसेकेराइड, तब उस ग्लाइकोकैलिक्स को, ठीक है, तब उस ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग क्या टर्म करते हैं, कैप्सूल टर्म करते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड अरेंज्ड है इर्रेगुलर फॉर्म में, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इर्रेगुलरली अरेंज है, थोड़ा इधर प्रेजेंट है, थोड़ा उधर प्रेजेंट है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, पर्टिकुलर कोई एक फॉर्म नहीं बना पा रहा है, ठीक है, तो अगर ये इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, ठीक है, अगर ये इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज है तो उस कंडीशन में इसे बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है, तब क्या बोलते हैं इसको, स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी है और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अरेंजमेंट के बेसिस पे ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी कैप्सुलेटेड और इट कैन बी स्लाइम लेयर्ड, ठीक है। तो दो तरह के हो सकते हैं ये, अगर प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है तो कैप्सूल, और अगर इर्रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है तो स्लाइम लेयर, क्लियर। तो ये दो टर्म अपने पास आ गए, ग्लाइकोकैलिक्स अपनी दो तरह की हो सकती है, आइदर इट कैन बी स्लाइम लेयर और इट कैन बी कैप्सूल, इट इज बेस्ड अपॉन द म्यूकोपॉलीसेकेराइड arrangement in the outermost layer. If the mucopolysaccharide in the outermost layer is well arranged, well defined, regularly arranged in a set pattern, then it is called a capsule, and if it is irregularly arranged, then it is called as a slime layer, ठीक है। अब आइए थोड़ा कैप्सूल और स्लाइम लेयर में अपन डिफरेंस करते हैं, है ना, आ जाओ। चलिए डिफरेंस देखते हैं। तो इधर मैं लिखता हूं कैप्सूल, यहां पे मैं लिखता हूं स्लाइम लेयर, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में अपन करें किसके बेसिस पे, अरेंजमेंट ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बेसिस पे अगर दोनों में डिफरेंशिएशन किया जाए तो बताइए कैप्सूल में कैसा अरेंजमेंट रहता है ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इट इज रेगुलर, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। और अगर स्लाइम लेयर की बात करें तो इसमें इररेगुलर लूज अरेंजमेंट रहता है, लूज, ठीक है। देन अगर अब मैं रिजिडिटी की बात करूं, ठीक है, सॉलिडनेस की बात करूं, तो दोनों में से कौन ज्यादा सॉलिड आपको लगता है, कैप्सूल या स्लाइम लेयर? यस, तो कैप्सूल जो होता है ये रिजिड होता है और जो स्लाइम लेयर होती है दैट इज लूज या ग्रीसी, ठीक है, लूज या ग्रीसी। एक्चुअली में जो ये स्लाइम है ना, स्लाइम का मीनिंग ही होता है क्या, ग्रीसी, ठीक है, स्लाइम का मीनिंग ही क्या होता है, ग्रीसी, ग्रीस के जैसा रहता है ये, ठीक है। देन अब अगर बात किया जाए उसके अपीयरेंस की, ठीक है, अब अगर बात किया जाए उसके अपीयरेंस की, ठीक है, तो जो अपीयरेंस होता है कैप्सूल का दैट इज शाइनी, ठीक है, कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। और स्लाइम लेयर का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, दैट इज डल,
ठीक है, वो डल दिखती है। क्लियर? तो ये अपन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि वो बैक्टीरिया, ठीक है, जिनकी ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल है, यानी जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स में रेगुलर अरेंजमेंट है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, और उसे हम बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ना, समझना यार अच्छे से, तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो इन्हें मारना हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया जो कि कैप्सुलेटेड है, तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी थोड़ा टाइम लगाएगी, और जब तक जितना टाइम वो लगाएगी तब तक बैक्टीरिया हमारी बॉडी को के अंदर जाके इतना मल्टीप्लाई हो गया होगा कि हमारी बॉडी में कोई तो ये डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं दे आर पैथोजेनिक, ज्यादातर बोल रहा हूं, ठीक है, दे आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है, ऑलवेज नहीं, ठीक है, हमेशा नहीं, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनको हमारी बॉडी मारने में थोड़ा देर लगाती है, और उतनी देर में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर कोई तो डिजीज जो इनसे एसोसिएटेड है वो कर जाते हैं। ठीक है, जबकि स्लाइम लेयर वाले बैक्टीरिया ज़्यादातर डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं। तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया यूजुअली कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग होते हैं, इनको मारने के लिए हमारी बॉडी को कैप्सूल्स खाने पड़ते हैं एंटीबायोटिक के, मतलब ऐसा अपन ट्रिक के फॉर्म में याद रखें चीज़ों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और डायग्राम के फॉर्म में आपको बताता हूँ। देखिए, तो अगर ये बैक्टीरिया की मैं बना रहा हूं एक लेयर जिसे बोलूंगा सेल वॉल, ठीक है, मान लो ये सेल वॉल है, तो इसके जस्ट बाहर कौन सी लेयर होगी? ग्लाइकोकैलिक्स होगी 100%। अब अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स में प्रेजेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड एकदम सेट पैटर्न में अरेंज हैं, ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है, तो ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न में अरेंज है एकदम प्रॉपरली। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स कैसी होगी? स्मूथ, सॉलिड एंड शाइनी। ठीक है, तभी ग्लाइकोकैलिक्स कैसी होगी? स्मूथ, सॉलिड एंड शाइनी। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यस, इसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या? कैप्सूल। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। जब ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ, सॉलिड, शाइनी हो। क्यों ऐसी हो रही? क्योंकि जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से ग्लाइकोकैलिक्स बनी है वो रेगुलरली अरेंज्ड है, तब इसे हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल। और इस बैक्टीरिया को क्या बोलोगे? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्लियर? तो यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, स्लाइम लेयर को भी देखना जरूरी है ना, आइए देखते हैं। अगेन लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द सेल वॉल। ये बैक्टीरिया का आउटलाइन है और उसका ये हम लोग सेल वॉल बना रहे हैं। अगर तो उसके जस्ट बाहर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ग्लाइकोकैलिक्स होगा। ठीक है, और इस बार हम क्या देख रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट रेगुलर। ठीक है, ये इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब ग्लाइकोकैलिक्स है तो ये कैसी दिख रही है? इट इज डल, इट इज रफ
एंड इट इज ग्रीसी। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स डल, रफ या ग्रीसी दिखे, क्यों दिख रही है ऐसी? क्योंकि इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड इर्रेगुलर प्रेजेंट है, इर्रेगुलर अरेंज है, तो उस तरीके की ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। तब इसे हम क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। तो कोई कोई बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसकी ग्लाइकोकैलिक्स विल बी कैप्सूल, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जिनकी ग्लाइकोकैलिक्स विल बी स्लाइम लेयर। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज अपनी समझ बैक्टीरिया के लिए इतनी डेवलप हो जानी चाहिए। ठीक है, आप भी थोड़ा सा उसका डायग्राम वगैरह देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक स्ट्रक्चर लेता जाऊंगा, उसका डायग्राम दिखाता जाऊंगा, और एंड में जब हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के डायग्राम क्लोजली एनालाइज कर चुके होंगे तो इस पूरे बैक्टीरिया के डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर इन दिस टाइप ऑफ बोर्ड। ठीक है, आई होप आप इसमें अलग अलग उसके फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में चीज़ों को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप अच्छे से इसको तैयार करिए, इस चैप्टर को पढ़िए। तब तक के लिए आप देखिए NCERT पढ़ के। थैंक यू।